इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स अ डेलिब्रेट कंस्ट्रक्ट टू इंस्पायर यू, ऑलमोस्ट फोर्स यू टू सस्पेंड योर नेचुरल इंक्विजिटिवनेस, to your natural capability to question, to reflect, can never be a natural disaster. Human mind is not designed that way. It's only through a certain kind of political project that you are encouraged and inspired to do so. और ये बात कहने वाले या सोचने वाले या इस बात से चिंतित होने वाले हम लोग कोई पहले लोग नहीं हैं। जब यूरोप में टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज का, नाज़िज्म का बहुत जोर था, बहुत लोकप्रियता थी, तब लिखने पढ़ने वाले लोग, सोचने वाले लोग और थोड़े गर्व के साथ कहूँ साहित्यकार, ऑस्ट्रिया के एक लेखक थे रॉबर्ट मिशेल, उन्होंने एक लेक्चर दिया था उस समय ऑन स्टुपिडिटी। उन्होंने उसमें विस्तार से विचार किया है स्टुपिडिटी के फिनोमिनन पर, और उसमें उन्होंने बताया कि असल में स्टुपिडिटी दो तरह की होती है। एक को उन्होंने शब्द दिया ऑनरेबल या क्यूरेबल, मतलब वो नेचुरल स्टुपिडिटी है और वो हम सब में हो सकती है। हम लोग बातचीत में, बहस में एक दूसरे को स्टुपिड कह देते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, किसी विषय में बिल्कुल कुछ ना जानते हो, तो वो इग्नोरेंस या वो स्टुपिडिटी, या कई बार व्यवहारिक मामलों में हम बहुत स्टुपिड होते हैं। अब जैसे मुझे ही पता ही नहीं था, मैं तो हमेशा पिछले 2-4 साल से, जब से हाथ में तकलीफ रहने लगी है, वो जब बहन जी आके पूछती हैं कि इस सीट पर आपको दिक्कत तो नहीं है, मैं कहता हूँ कि बदल दें तो अच्छा है। मुझे पता ही नहीं था कि इतना नाजुक होता है दरवाजा के छूने से खुल जाता है, वरना मैं काहे को सीट बदलता। लेकिन मुझे कहा जाता है कि इमरजेंसी अगर हो गई तो एक तो मैंने उनसे एक बार कहा है यार स्टेज से कि देखिए इमरजेंसी हो गई तो ना आप कुछ कहने की हालत में होंगी ना मैं कुछ सुनने की हालत में होऊंगा, लेकिन फिर भी आपको सुनाना है तो सुना दीजिए। उसके बाद सीट बदल लेती है। तो ये मेरी स्टुपिडिटी है कि मुझे पता ही नहीं था कि वो दरवाजे इतने नाजुक होते हैं कि ऐसे दबा दो तो खुल जाते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा कि एक ऑनरेबल क्यूरेबल स्टुपिडिटी होती है, जो इतनी चिंता की बात नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक होती है इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी, और जो इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी होती है वो कॉन्स्पिरेसी के तौर पर, और उस स्टुपिडिटी का प्रचार करने वाले स्वयं स्टुपिड नहीं होते, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझदार होते हैं, और वो जानते हैं कि उनके लिए जरूरी है कि समाज में समझदारी ज़्यादा ना फैलने पाए। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन मेरे सामने जो सवाल है, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की, कि जिन्हें इस तरह की स्टुपिडिटी या मूर्खता का या विवेकहीनता का प्रचार करना है वो तो करते हैं, आप उसके असर में क्यों आ जाते हैं? इसका उत्तर बहुत चीज़ों के साथ में एक किताब का खास करके नाम लेना चाहता हूँ, बेहद महत्वपूर्ण किताब है, 1964 में छपी थी, द क्राइसिस ऑफ जर्मन आइडियोलॉजी। आमतौर से कहा जाता है कि हिटलर डिड नॉट स्टार्ट विद कंसंट्रेशन कैंप्स, इट स्टार्टेड विद द पॉपुलरिटी, द पॉपुलर वोट एटसेट्रा। जॉर्ज हॉस की ये किताब हमें याद दिलाती है कि इनफैक्ट इट स्टार्टेड मच बिफोर दैट। It started when many of German intellectuals, many of German professors failed or refused to see through the crisis of German ideology. The crisis which was brewing in the centers of production and dissemination of knowledge. और जिस तरह वहाँ चीज़ों को देखा जा रहा था, जिस तरह चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा था, ये किताब बताती है कि असल में तो संबंध वहाँ से है। और उसी में एक क्लू मुझे मिला कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो टोटलिटेरियन या अजीब तरह के वर्ल्ड आउटलुक होते हैं, वो बहुत इर्रेशनल आपको चीज़ दिखती है। अब जैसे गोमूत्र से कोरोना का ठीक हो जाना, या जैसे किसी नोट में चिपका होना जो 100 मीटर तक पकड़ी नहीं जाएगी, निहायत इर्रेशनल, बेतुकी बात है। लेकिन एक निश्चित आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ये रैशनल लगने लगती है। रैशनल इस अर्थ में लगने लगती है कि चीज़ अपने आप में रैशनल हो या इर्रेशनल हो, लेकिन चूंकि एक व्यापक हित में कही जा रही है
राष्ट्र के हित में कही जा रही है, धर्म के हित में कही जा रही है, विचारधारा के हित में कही जा रही है, इसलिए वो सही है, उसे मानना चाहिए। तो बहुत गहरी इंसाइट उन्होंने दी कि द मोस्ट इरेशनल एक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्क्रीट एक्ट ऑफ रैशनैलिटी विद इन अ सर्टेन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। और उससे वो चीज़ उत्पन्न होती है, आप लोग मीडिया के विद्वान हैं, मीडिया कर्मी हैं, जिसको कहते हैं टारगेटेड कम्युनिकेशन। एक खास तरह के व्यक्ति के लिए वो कम्युनिकेशन होता है, और वो टारगेटेड कम्युनिकेशन, वो रामचरितमानस का प्रसंग याद आता है, काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद, खग समझे खग ही की भाखा। मुझे समझ आए या ना आए, जिसको कम्युनिकेट की जा रही है उसको आ जाती है। मैं केवल ऊपर देखता हूं कि क्या बेतुकी बात है, वो उसके गहरे में देखता है कि असल में बात बेतुकी भले ही हो लेकिन राष्ट्र के हित में है। कम्युनिकेशन यही है। साहित्य में जैसा ध्वन्यार्थ कहते हैं, थर्ड मीनिंग कहते हैं, वो यही है जो पहुंच रहा है। तो समस्या यह है कि यह स्थिति जब बनती चली जाती है तो यह जानते हुए भी कि संभवतः यह बात बेतुकी है, आपका मन उसे स्वीकार करने लगता है। ये सारी प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, इनके क्या नतीजे होते हैं, इन पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। और इसीलिए जब मुझे इस व्याख्यान के लिए कहा गया और हम लोग बात कर रहे थे कि विषय क्या होना चाहिए, हरीश जी थे, मृणाल जी थी, मानिका थी और मित्र थे, तो उसी समय ये बात निकली कि शायद इस पर विचार करना बेहतर होगा। मेरे एक मित्र हैं दिलीप सिमियन, इतिहास और दर्शन के अध्येता हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक निबंध लिखा है, द लेडी वेनिसेस। लेडी यानी न्याय की देवी, आंखों पे जो पट्टी जिसके बंधी रहती है, हाथ में तराजू होती है। तो दिलीप की चिंता उस निबंध में यह है कि न्याय की अवधारणा ही हमारे समाज में गायब होती जा रही है। उसमें जो मुझे सबसे रोचक लगा वो ये कि एक जर्मन कंजर्वेटिव विचारक थे जो लिबरलिज्म के आलोचक थे, और इसलिए एक तरफ लेनिन और स्टालिन के प्रशंसक थे, दूसरी तरफ मुसोलिनी और हिटलर के। तो उन्हें परेशानी लिबरल डेमोक्रेसी से थी। वो अथॉरिटेरियन वर्ल्ड व्यू को बिल्कुल सही मानते थे, और क्यों मानते थे उसका कारण दिलीप ने उसमें डिस्कस किया है, एनालाइज किया है। और कार्ल स्मिट्स इनका नाम था जनाब का, और इनकी किताब का नाम है पॉलिटिकल थियोलॉजी। और उसमें वो लिखते हैं, द स्पेसिफिक पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन टू विच पॉलिटिकल एक्शंस एंड मोटिव्स कैन बी एंड मस्ट बी रिड्यूस्ड इज दैट बिटवीन फ्रेंड एंड एनिमी। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसी से किसी भी पॉलिटिकल एक्शन और मोटिव का मूल्यांकन होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एपरेंटली जो बात बेतुकी लगती है वो भी सही है, भले ही अपने आप में फैक्चुअली सही ना हो, आइडिया के लेवल पर सही है, जो कम्युनिकेट करना चाह रही है उस लेवल पर सही है, क्योंकि वो एक फ्रेंडली सोर्स से आ रही है। और कितनी भी अक्ल की बात हो, वो अगर एक दुश्मन सोर्स से आ रही है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये तभी संभव है दोस्तों, और इसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों की साझेदारी है, जब आप ट्रुथ का संबंध आइडेंटिटी और लोकेशन से जोड़ दें। जब मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं, इसकी प्रामाणिकता इस पर निर्भर करे कि मैं बनिया हूं या नहीं। इसकी प्रामाणिकता इस पर निर्भर करे कि मैं हिंदी बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं। मेरे एक मित्र, और ये घटना तो हुई थी, मेरे मित्र क्या घटना 4-5 साल पहले केरल में हुई थी। एक प्रोफेसर को हड़काया गया था इस बात के लिए कि वो वाल्मीकि रामायण पर लेक्चर दे रहे थे, पब्लिकली हड़काया गया था, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब मुसलमान थे। तो मुसलमान होकर आप वाल्मीकि रामायण पर कैसे बोल सकते हैं? ठीक उसी तरह जैसे हिंदू होकर मैं कुरान या बाइबल पर कैसे बोल सकता हूं। एक चीज़ें हमें इरिटेट करती हैं, हमें परेशान करती हैं, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हमें से बहुत से लोग भी कहीं ना कहीं ये मानने लगे हैं कि एक्सपीरियंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एविडेंस कम महत्वपूर्ण है? द लोकेशन ऑफ ट्रूथ एंड द आइडेंटिटी ऑफ स्पीकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ट्रूथ इटसेल्फ।